सुखदेव गांव छोड़कर परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर आता है। पत्नी रत्ना और 2 बच्चों के साथ वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। दिल्ली जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर बहुत भरोसा है, जिसके सहारे वो गांव छोड़कर शहर चला आया। दिल्ली में सुखदेव का एक दोस्त है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया। वो बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। इसलिए उसने अपने मित्र की सलाह पर ही रत्ना को भी ठेकेदार की मजदूरी पर लगा देता है। लगभग 1 महीना बीतने को आया। सुखदेव और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन सुखदेव को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत और खिदमत करने के बाद ही ठेकेदार ने 1 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन सुखदेव ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। रत्ना ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो खुद सुखदेव के हिस्से का काम करेगी और उसको इसके लिए अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर रत्ना को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह से 10 दिन बीत गए। सुखदेव की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, पर काम करने की हिम्मत उसमें अभी नहीं थी। उधर ठेकेदार रत्ना से दिन रात काम करवाता। एक दिन रत्ना की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार के कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम करेगी ही नहीं। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे घर आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। रत्ना अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा जाती हुई रत्ना के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो सुखदेव के घर अंदर जा पहुंचा। उसने सुखदेव से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हाल चाल पूछा। दिन भर चिल्लाकर रत्ना संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। रत्ना भी उसके व्यवहार से हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में सुखदेव से कहता है, तो सुखदेव ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं थे। फिर भी सुखदेव ठेकेदार से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। तभी ठेकेदार प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। सुखदेव हैरान होकर उस पुड़िया को देखता है और हाथों में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर उसे धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन सुखदेव में सचमुच एक नया जोश था। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। सुखदेव सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि रत्ना द्वारा लाया गया खाना भी वह भूल गया। लेकिन शाम होते होते सुखदेव की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से घेर लिया। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। सुखदेव कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया। सुखदेव उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज़ सुनाई दी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। सुखदेव काम छोड़ ठेकेदार के पास आता है और उससे कहता है, कल वाली दवा की पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो, इस महंगाई के ज़माने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो। फिर भी न जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है रत्ना भाभी, मुझसे खफा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत यूँ ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर सुखदेव खुश होते हुए कहता है, नादान है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी। आप नाराज ना हो, कहकर सुखदेव अपने काम में जुट जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब सुखदेव पर तेज धूप और बारिश का कोई असर नहीं होता। उसके काम में जोश और स्फूर्ति बनी रहती। 1 महीने बीतने को आया। आज पगार का दिन था। सुखदेव को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली। उसने हैरान से होकर प्रश्न पूछा, ठेकेदार की ओर देखा और ठेकेदार ने कहा कि ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था सुखदेव ने। पगार मिलते ही बच्चे का एडमिशन कराएगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। मैं ठेकेदार से बात करूंगा, वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। काम तो अंत में अपने ये दोनों हाथ ही कमाई की आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा।
इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुखदेव अपने बच्चों का बासा देकर कहता है, आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुका दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और जल्दी ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार सुखदेव को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। सुखदेव हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुका दूंगा, बस मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो जाए। आप कहें तो मैं अलग से और कोई काम करने को भी तैयार हूँ। अरे नहीं रे सुखदेव, तू कितना काम करोगे? हाँ, एक काम को हो सकता है, तुम रत्ना से कह शाम को मेरे घर पे खाना बनाना और कुछ अन्य छोटे मोटे काम कर दिया करे, बदले में मैं तुम दोनों की मदद कर दूंगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है। आश्वस्त होकर सुखदेव घर की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर सारी बात रत्ना को बता दी। पहले तो रत्ना का मन नहीं माना, लेकिन फिर बेटे का सोचकर उसने यह काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज रत्ना दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती, रात को 10 बजे थक हार कर और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता कि एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। मौसम को देखते हुए रत्ना ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था। वो भी नशे में मस्त था। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। रत्ना उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगता है। रत्ना काम छोड़ खिड़की के आसपास जाकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भय बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई थी। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। रत्ना ने लगभग विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते, तो मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। रत्ना रोने लगी। अरे आप रो क्यों रहे हैं? अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया, चलिए अब 2 कप कॉफी बनाकर, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से रत्ना ने राहत की सांस ली और उसके लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय कॉफी पसंद ना हो। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रत्ना कॉफी बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। रत्ना कॉफी वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। तभी ठेकेदार एक कॉफी में वो पुड़िया मिला देता है। रत्ना को कॉफी पीते ही सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा के झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद। सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो अपने आप को अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई कॉफी अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा, लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठने के बाद उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेहताशा अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। घर में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेहताशा रोई। कुछ देर बाद वो अंदर आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। सुखदेव भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा, पर रत्ना जो की तो बैठी थी। सुखदेव के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज रत्ना काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज में सुखदेव से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना चाहती है। सुखदेव ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की उसने, कहकर सुखदेव अपने काम में जुट गया। शाम के समय रत्ना का एक साथी मजदूर उसके घर आया और ये बता कर गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की ड्रेस और पुस्तकें सहित सभी अन्य सामान भी उसने उपलब्ध करवा दिया है। ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब सुखदेव घर पर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया है कि सब पर 10,000 रुपये खर्च आया है, जिसे हम दोनों रात दिन मेहनत करके चुका देंगे। बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए और जीवन आराम से कट जाएगा। रत्ना ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उसका मन बेहद उदास था। वो सुखदेव के कंधे पर लगकर जी भरकर रोना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन रत्ना फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना चाहती ही नहीं थी। जब ये बात उसने सुखदेव से कही तो वो कुछ शक पका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसा नहीं थी। दिन रात बिना रुके थके काम करने वाली थी वो। तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। सुखदेव ने निराशा से सर हिला दिया।
तो ऐसा कर सुखदेव, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और रत्ना को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे सुखदेव, तू भी सचमुच भोला है, ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो तू उसके ठीक होने से है ना। बात सुखदेव की समझ में आ गई। सुखदेव ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे रत्ना में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब रत्ना भी सुखदेव की तरह ही ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। अब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम करना नहीं चाहती थी। उसे ठेकेदार के द्वारा दी गई दवा के पैसे काट कर, ऊपर से बेटे के एडमिशन में लगे पैसे काट कर, ना कि बराबर ही उसे पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। रत्ना को ठेकेदार जब भी चाहे अपने घर बुला लेता। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया जो अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम सुखदेव अपने घर में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदारी की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिन पैसे के ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज दशहरा के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज आ रही है। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो ना बाहर, देखो रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। सुखदेव एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी है, बेरोजगारी और मजदूरी रहेगी। आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर सुखदेव अपनी आंखों में आए आंसू पोंछता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।